गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों। तो उम्मीद है आप इस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ विद प्रॉपर डिसिप्लिन आप हर दिन संजीवनी टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं, एग्जाम को दे रहे हैं। तो बच्चों, तो कल हमने डिस्कस किया एक अपना टेस्ट नंबर 13 था, आज टेस्ट नंबर 14 है। आइए जरा इसके डिस्कशन की बात करता हूँ मैं आपसे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो सबसे पहला क्वेश्चन जो था इसका बच्चों, कह रहा है इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, कह रहा है इन यंग्स एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द टू स्लिट्स ए एंड बी। ठीक है, interference fringes are observed on a screen placed in front of the slit. Now if a thin glass plate is placed normally in the path of the beam coming from slit A, तो अगर A के सामने एक स्लिट को रख देंगे तो क्या होगा? बहुत सिंपल मैंने बताया बच्चों, अगर किसी भी स्लिट के सामने अगर आप स्लिट को किसी भी सीट को रख देते हैं, किसी मीडियम को रख देते हैं किसी एक स्लिट के सामने, तो वो शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिफ्ट। और शिफ्ट की बात आई थिंक सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर डी। देयर विल बी नो चेंज इन फ्रिंज। फ्रिंज में विड्थ में कोई चेंज नहीं आता बच्चों, बीटा नहीं बदलता। बिकॉज अगर बीटा क्या होता है? अगले और पिछले फ्रिंज के दूरी का डिफरेंस सेंट्रल मैक्सिमा से। तो अगर y2 शिफ्ट हुआ होगा तो y1 भी शिफ्ट हुआ होगा। शिफ्टिंग दोनों में सेम होगी तो कोई बीटा चेंज होगा ही नहीं। तो ये भी याद रखिएगा कि बीटा नहीं चेंज होता, फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होता, सिर्फ y चेंज होता है, पोजीशन चेंज होते हैं, वो शिफ्टिंग हो जाती है। क्लियर अपने को? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहे हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ लाइट आर ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस चैम्बर कंटेनिंग प्योर वाटर। पानी था पहले वाटर था। नाउ इफ द वाटर इज ड्रेन्ड, पानी को निकाल दिया गया तो क्या होगा? ऑब्वियसली म्यू घट गया। पहले पानी था मतलब म्यू था, म्यू निकल गया, म्यू घटेगा तो बीटा बढ़ जाएगा, फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। तो कह रहा है आपका नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। ना, गलत। सेम इंटरफेरेंस फ्रिंज नहीं, इंटरफेरेंस पैटर्न स्मॉलर फ्रिंज नहीं, इंटरफेरेंस पैटर्न विद लार्ज फ्रिंज विड्थ। बिकॉज म्यू घटा है। फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू होता है, बीटा इन मीडियम होता है आपका बीटा इन एयर अपॉन म्यू। तो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम। पहले पानी था, इंडेक्स ज्यादा था, पानी निकाल दिया, इंडेक्स कम हो गया, इंडेक्स घटेगा तो बीटा बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ्ड d/2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड 2d। तो y इज इक्वल टू देखो क्या होता है? लैम्डा कैपिटल D होता है। हाँ, तो फिर से बोल दे रहे हैं y इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? y चाहिए कि बीटा? फ्रिंज विड्थ की बात करें, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा d/d। तो अगर नया बीटा देखा जाए तो d हो गया डबल, इसको कर दिए d/2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4 लैम्डा d/d, मतलब क्वाड्रपल्ड, मतलब 4 गुना हो जाएगा। अगला, द नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस बाय टू सोर्सेज ऑफ लाइट इज। तो कह रहा है दो सोर्सेज लाइट के क्या होगी कंडीशन? नेसेसरी कंडीशन क्या है दो सोर्सेज ऑफ लाइट के ऊपर कि इंटरफेरेंस देखने को मिले अपने को? तो देखो यार, टू सोर्सेज शुड हैव सेम वेवलेंथ, नियरली द सेम एम्पलीट्यूड एंड हैविंग कांस्टेंट फेज एंगल डिफरेंस। दिस वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी की बात नहीं किया बिकॉज फ्रीक्वेंसी भी नीड है, लेकिन सेम वेवलेंथ बोल दिया तो ठीक है। एम्पलीट्यूड भी क्या बोल दिया? सी। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? सी। तो रखने वाले आंसर्स हैं, रट डालिए। अगला कहता है फॉलोइंग सोर्सेज आर कोहेरेंट लाइट सोर्स, कांस्टेंट फेज होना चाहिए। टू मर्करी लैंप ऑफ सेम वोल्टेज, जिससे कोई फर्क नहीं। टू फेज लॉक्ड हीलियम नियल है, फेज कांस्टेंट होना चाहिए, फेज डिफरेंस लगातार कांस्टेंट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस लगातार कांस्टेंट होना चाहिए। If two waves each of intensity I0 having the same frequency but differing by constant phase angle of 60 superimpose या superpose at a certain point in space, then the intensity of resultant wave। देखो बच्चों, I net का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। I1 is what? I0। I2 भी क्या है? I0। 2 into I0 गुणे I0 इज I0 cos 60, 1/2 2 और 2 कैंसिल, कितना आ गया? 3I0। सिंपल फॉर्मूला बच्चों, कुछ है ही नहीं। अगला, टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी I हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस ऑफ phi। इफ दीस सुपरपोज देन द इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव। फॉर्मूला आपके नोट्स में है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, याद रखिएगा, रटे रहिएगा। कितना होता है? 4I cos स्क्वायर phi/2। The main difference in the phenomena of interference and diffraction। डायफ्रेक्शन सिंगल वेव फ्रंट का होता है और वहां दो वेव फ्रंट होते हैं। किसमें लिखा है ऐसा?
सेम वेव फ्रंट वेज इंटरफेरेंस इंटरेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम टू आइसोलेटेड सोर्स नहीं होते, ये गलत वर्ड। बी वाला डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सेम वेव फ्रंट, ठीक है। वेयर एज द इंटरफेरेंस इज इंटरेक्शन ऑफ टू वेव डिराइव्ड फ्रॉम सेम सोर्स, यस। एक ही सोर्स से आगे दो छेद करते हैं, दो स्लिट बनाते हैं, पीछे एक सोर्स है और दोनों के पास सेम सोर्स से वेव पहुंचता है। डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वेव डिराइव्ड फ्रॉम सेम सोर्स, वेयर एज द इंटरफेरेंस इज बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग वाला डायफ्रैक्शन होता है बच्चों, इंटरफेरेंस बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होता। डी डायफ्रैक्शन इज कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्टेड वेव, भाग गया, खत्म हो गया, ऑप्शन डी गलत। यानी कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। इन इंटरफेरेंस पैटर्न द एनर्जी इज कंजर्व, भैया एनर्जी हर जगह कंजर्व होती है, क्या क्रिएटिव तो इकोलॉजिकल, हर जगह एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, बस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन YDSC if two slightly different wavelengths are present in the light, अगर slightly different हल्का सा अंतर है तो देखो यार, हल्का सा अंतर होने पे क्या होगा, the sharpness of fringes will increase everywhere compared to the case when monochromatic light is used, there will be no fringes at all। वैसे तो ज्यादा अप्रोक्सीमेट मुझे यही लगता है। See, the sharpness of fringes will decrease as we move away from the central fringe। जब हल्के हल्के डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं बच्चों तो क्या होता है, सुपरपोजिशन उतना क्लियर नहीं होता, यानी वो आगे जाके ब्लरनेस किया है, ओवरलैपिंग कुछ दिखते नहीं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है उनकी शार्पनेस क्या हो रही है, घटने लगती है। जब शार्पनेस घटने लगेगी ओवरलैपिंग से वो दिखते नहीं है, तो यहाँ डिक्रीज होता है। यहाँ पे द सेंट्रल फ्रिंज विल बी व्हाइट, नहीं, वो तो व्हाइट लाइट गिराओगे तब व्हाइट होता है। A Polaroid is placed at 45 degree to an incoming light of intensity I naught. Now the intensity of light passing through the Polaroid after polarization would be, देखो बेटा 45 पे रखा हो या 0 डिग्री पे रखा हो या 180 पे रखा हो या 90 पे रखा हो, किसी एंगल पे रखा हो, अनपोलराइज्ड लाइट जब भी पोलराइड से पास करती है इंटेंसिटी आधा हो जाता है, फिर चाहे किसी एंगल पे रखा। हाँ, दो पोलराइड्स होते तब इस एंगल का खेल होता, आगे मेलस लॉ लगाते, लेकिन हो सकता है आगे एक सवाल हो, लेकिन यहाँ पे पहला जो फर्स्ट पोलराइड है वो किसी एंगल पे हो, अगर अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो पास करने के बाद आई नॉट बाई 2 हो जाती है। In Young's double slit experiment, we got 60 fringes in the field of view of monochromatic light of wavelength 4000. If you use monochromatic light of wavelength 6000, number of fringes. फॉर्मूला सिंपल है बच्चों, क्या n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, मतलब कितना हो गया 60 इंटू 4000 इज इक्वल टू n2 कैलकुलेट करना है 6000, तो 000 6 और 6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया बच्चों 40। कौन सा ऑप्शन सी। 6 मतलब 10 से कैंसिल किया था, ऐसा मतलब 6 काट दिया, 0 बाय 0 मल्टीप्लाई, इतना तो क्लियर होगा बच्चों। ओके, टू पोलराइड्स आर केप्ट क्रॉस टू ईच अदर, नाउ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू एंगल ऑफ 45, किसी एक को रोटेट कर दिया गया, द परसेंटेज इंसिडेंट लाइट नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू सिस्टम। सिंपल है, तो मान लीजिए एक पोलराइड है, ये एक दूसरा पोलराइड है, 45 डिग्री पर है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी कितनी मान लें आई नॉट, तो बताओ यहाँ कितना पहुंचेगा आई नॉट बाई 2, और यहाँ कितना पहुंचेगा, यहाँ जो पहुंचेगा उसका फॉर्मूला होता है आई नॉट बाई 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 मतलब इसके बीच की एंगल, तो आई नॉट बाई 2, क्योंकि इस पे जो लाइट गिरेगी वो यहाँ लिखेंगे। भाई देखो मेलस लॉ का फॉर्मूला क्या था, इंटेंसिटी आई डैश इक्वल टू था आई कॉस स्क्वायर अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा होता है दोनों पोलराइजर के बीच की एंगल, कितना दिया है 45 डिग्री, फाइव लिखो अल्फा लिखो, तो कितना है 45, तो अल्फा हो गया 45 डिग्री, और आई वो इंटेंसिटी होती है जो दूसरे पोलराइज पे गिर रही है, तो दूसरे पोलराइज पर कितना गिर रहा है आई नॉट, इसीलिए मैंने क्या लिखा, सॉरी कितना गिर रहा है आई नॉट बाई 2, इसीलिए कितना लिखा है मैंने आई नॉट बाई 2, और कॉस स्क्वायर 5 मतलब कितना हो गया 45, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, बताओ कितना आ गया आई नॉट बाई 4। तो ये था 100%, फिर उसका आधा हुआ 50%, अब कितना बच गया 25%, बताओ कौन सा ऑप्शन बी। स्क्रीन पॉज करके लिखते रहिएगा अगर क्लियर नहीं है, बाकी सुन लीजिए, अच्छा है, सब आसान क्वेश्चन है। टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड फ्रॉम टू मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज आर अलाउड टू सुपरपोज एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। इफ इन वन केस द फेज डिफरेंस इज 5 एंड इन अदर केस इट इज π/2, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इन टू केसेस, कोई दिक्कत नहीं है, इंटेंसिटी दोनों की इक्वल है, फेज अलग अलग है,
सेम एम्पलीट्यूड का मतलब सेम इंटेंसिटी, तो I1 बराबर I2 इज इक्वल टू मान लेते हैं कितना I0। तो ये हो जाएगा, एक मान लो इंटेंसिटी I और एक मान लेते हैं कितना I डैश, तो I0 प्लस 2I0 कॉस 0 अपॉन I0 प्लस 2I0 कॉस 90। ओके, तो ये कितना लिखा है बच्चों, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ऊपर लिखा है 4I0, कॉस 90 की वैल्यू 0, ये पूरा खत्म कितना लिखा है 2I0, I0 कैंसिल, 4:2, 2:1, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। नोट कीजिए तब तक इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, वेव दैट कैन नॉट बी पोलराइज्ड लॉन्गिट्यूडनल, बिकॉज पोलराइज्ड सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, तो ये वाला क्वेश्चन हाँ कर दिया था। ओके 15 हो गया, 16 की बात करते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर देन द फ्रिंज विड्थ, पानी में डुबो दोगे म्यू बढ़ जाएगा, बीटा घट जाएगा, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। A narrow slit of width 2 millimeter is illuminated by monochromatic light of wavelength 500 nm. The distance between the first minima on the either side on the screen. तो मिनिमा का फॉर्मूला होता है n लैम्डा d बाई a डाइफ्रैक्शन में, और फर्स्ट मिनिमा n इक्वल टू 1। तो अगर ऊपर होगा लैम्डा d बाई ए सेंट्रल मैक्सिमा, से नीचे भी कितना होगा लैम्डा d बाई ए, मतलब अगर देखा जाए तो कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा, तो अगर डिस्टेंस मान लेते हैं y तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा d बाई ए, क्योंकि ऊपर लैम्डा d बाई ए नीचे लैम्डा d बाई ए, तो पूरी वैल्यू कितनी होगी 2 लैम्डा d बाई, और इसी वजह सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ दुगना होता है, देखो आया भी है पर वो नहीं पूछा यहाँ पे। तो अगर लैम्डा डी बाई ऊपर होगा तो लैम्डा डी बाई नीचे होगा, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 2 लैम्डा डी बाई एंड डेटाज आर गिवन। तो 2 इंटू लैम्डा कितना 5 इंटू 10 टू द पावर -7, कैपिटल डी 1 मीटर, स्मॉल ए 2 मिलीमीटर, 2 कैंसिल, y इक्वल टू 5 इंटू -3 + 3 -7 + 3 -4, मतलब 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। सिंपल है, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 10th मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो डबल स्लिट है 10th मैक्सिमा कितना हो जाएगा 10 लैम्डा डी बाई डी is at distance of y1 from the central maximum. Okay, when the wavelength of source is changed to lambda to 5th maxima is at distance of y2. Okay, y2 इक्वल टू बोला है आपका 5th, लेकिन यहाँ वेवलेंथ लैम्डा 1 था, यहाँ वेवलेंथ लैम्डा 2 है, डी बाई डी, ये भी मैक्सिमा वही मैक्सिमा, मैक्सिमा का फॉर्मूला n लैम्डा डी बाई डी। कह रहा है द रेशियो y1 अपॉन y2 डिवाइड कर दो, तो y1 अपॉन y2 अगर किया जाए तो d d d d कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, 2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ऑप्शन नंबर ए। The width of single slit if the first minimum is observed at an angle of 2 degree with the light of wavelength इतना, तो फिर फॉर्मूला होता है डायफ्रैक्शन में a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा होता है। तो यहाँ से किसकी बात किया है width of single slit a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन साइन थीटा, लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है आपको 6980 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10, और साइन 2 डिग्री की वैल्यू सवाल में अगर नहीं दी है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको बोनस करा दूंगा, बिकॉज साइन 2 डिग्री की वैल्यू आपको चाहिए, जो कि आई थिंक कुछ समथिंग 0.03 होती है, जिसको यहाँ पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करते हैं तो फिर 0.02 मिलीमीटर आंसर आता है, ठीक है ना।
इसकी वैल्यू आई थिंक मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 0.03 इसकी वैल्यू होती है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 मिलीमीटर आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि मिलीमीटर में चाहिए था अपने को, ये आएगा, ठीक है। According to Newton's corpuscular theory of light, light behaves as transverse. The speed of light is same in medium, speed of light is more in medium, speed of light in denser medium. तो अगर न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी की बात की जाए तो उनके अकॉर्डिंग ये एक पार्टिकल वेव था। कैसा था हमारा? पार्टिकल था। तो स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इज रेयर इन मीडियम, या स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन मीडियम। अगर इस सवाल को हल्का सा मैं थोड़ा देखूं कि क्या पेपर में यही लिखा, क्योंकि ये लोग टाइप करके दिए हैं। अगर मैं पेपर में देखूं क्या दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ कॉर्पस्कुलर मतलब कॉर्पस्क्यूल पार्टिकल नेम था। न्यूटन ने दिया था कि लाइट एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का नाम था कॉर्पस्क्यूल, और फिर उन्हें हाइपोथेटिकल मीडियम भी डिस्क्राइब किया था। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन डेंसर मीडिया, ये एक ड्रॉबैक है। इट्स नॉट समथिंग कि वो बहुत सक्सेसफुल थे, बिकॉज वी ऑल नो दैट डेंसर में घट जाता है। तो एक ड्रॉबैक है ये कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में क्या होता है? मोर होता है। ये है आपका बी का डी। क्लियर बच्चों अपने को? तो टेस्ट देते रहिए, जो पेपर्स आपको मिल रहे हैं इसको संभाल कर रखिए, कल को रिवीजन में बहुत काम आएंगे आपको, बिकॉज आपको रिवीजन क्वेश्चन जब चाहिए होगा तो यही पेपर आपके लिए डीपीपी की तरह भी काम करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह भी काम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अगले टेस्ट के बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।